last chapter है. Okay, so this is an easy chapter. So we will go to the example problems. हम इनको solve करेंगे, ठीक है. मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है. बाकी अगर कोई रिक्वायर्ड थ्योरी होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इसमें. गौरव सर. हाँ सत्यम सर, वो पीडीएफ थोड़ी सी ब्लैंक आ रही है, आप मेरे को 2-5 मिनट दे सकते हैं? श्योर आराम से, टेक योर ओन टाइम. जी, एक सेकंड, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर दूंगा, आप मुझे 2 मिनट टाइम. रैंडम इन अ रो द लेटर्स GOR मस्ट रिमेन टुगेदर एज अ यूनिट. सो बच्चों यहाँ पे देखो, हमारे पास एक वर्ड है एल्गोरिथम. ठीक है. तो एल्गोरिथम में वर्ड्स कितने हैं, लेटर्स कितने हैं? 8 into 7 फैक्टोरियल. तो यहाँ 7 से 7 फैक्टोरियल गया, एंड दिस इज 1/9 is 72. दिस इज 1/72. अब यहाँ पे आप सब मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि हमने GOR में चेंजेस क्यों नहीं किए. बेटा वो ये कह रहा है कि GOR हमेशा साथ रहना चाहिए. They didn't mention कि ROG, OGR or something like this. No, this will not count. वो कह रहा है कि GOR का सीक्वेंस वैसा क्या वैसा ही होना चाहिए. ओके, सो वी विल कीप इट एज दैट. फाइन, हम वो रखेंगे. ओके, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि 6 new employees, okay, 6 new employees, 2 of them were married to each other, are to be assigned 6 desks that are lined up in a row. If the assignment of employees to desks is made randomly, what is the probability that the married couple will have non-adjacent desk? अच्छा, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं देखूं, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो वो मुझे कह रहा है कि 6 एम्प्लॉयज हैं, राइट. तो मेरा सैंपल स्पेस है n of s को 6 फैक्टोरियल है. 6 एम्प्लॉयज को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, एकदम सिंपल. नाउ दे आर टेलिंग दैट 2 adjacent desk for married couple. 2 adjacent desk for married couple. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 6 कपल है तो इसको ऐसे लिख दो 1,2. एक में मैं 2,3 डाल दिया, एक में मैं 3,4 डाल दिया, एक में मैं 4,5 डाल दूंगा, और एक 5,6. मुझे तो ये 6 तरीके दिख रहे हैं, 5 तरीके दिख रहे हैं, ठीक है. 5 बेस. ओके, दिस इज लाइक द 2 adjacent desks for married couples can be selected in 5 ways. 2 मैरिड कपल से एक मैरिड कपल ही साथ में रहेगा, राइट. एक मैरिड कपल ही साथ में रहेगा, मतलब ये 1 और 2, एक फिर 2 और 3, फिर 3 और 4, फिर ऐसे, ठीक है. नाउ दिस कपल कैन बी अरेंज्ड इन 2 desks in 2 ways. So फिर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा. फिर we have 2 फैक्टोरियल. Now other 4 persons can be arranged in 4 फैक्टोरियल ways. ये बाकी के 4 का है, rest 4, and this is the couple, and this is the couple. तो अब इससे हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज इन विच मैरिड कपल कैन ऑक्युपाई द एडजेसेंट डेस्क, वो एक तो 5 जो यहाँ पे था मेरा 5 वेज into 2 factorial into 4 factorial. This is 2 into 5 factorial, राइट. 5 into 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है. तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज इन विच मैरिड कपल नॉन एडजेसेंट हो पूछा है, राइट. तो नॉन एडजेसेंट क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल माइनस 2 into 5 फैक्टोरियल, ठीक है. सो इसको हम लिख सकते हैं 4 into 5 फैक्टोरियल. ये हो गया मेरा n of e जो आप लोग बोलते हैं, ये मेरा n of e हो गया. तो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p of s, p of n वो होगी n of e डिवाइडेड बाय n of s. n of e क्या है, 4 into 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और मेरा सैंपल स्पेस क्या था 6 फैक्टोरियल. अब मुझे दिख रहा है कि ये नीचे सिर्फ 6 बजेगा, तो ये 5 फैक्टोरियल से कटेगा तो 6 आएगा, और फिर यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, ठीक है. सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम. ओके, now let us go to the third question. Third question tells me that suppose an integer from 1 through 1000 is chosen at random. ठीक है, हमने random choose किया. Find the probability that the integer is a multiple of 2 or multiple of 9. ठीक है, तो देखो
क्या है मेरे पास इंटीजर्स है 1 2 से लेकर के 1000 तक, ठीक है, मेरे पास 1000 तक है। ओके, तो मेरा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा 1000। सैंपल स्पेस तो हो गया, सैंपल स्पेस ढूंढना आसान होता है, लड़ाई होती है हमेशा एन ऑफ ई की, हमेशा इस चीज की मारामारी होती है, ठीक है। तो अब वो मुझसे कह रहा है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर द मल्टीपल ऑफ 2। तो आप देखो विच आर मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल कौन होंगे, 2 के मल्टीपल वही होंगे जो इवन नंबर्स होंगे, राइट। और इनमें से 500 ऑल्टरनेटिव स्पेस पे जाते हैं, 500 तो हो गए मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब यहां से देखो मल्टीपल ऑफ 9 हम लोग कैसे निकालेंगे, लेट मल्टीपल ऑफ 9 बी n, ठीक है। अब यहां से जो nth टर्म है मेरा, nth टर्म वो है 999, राइट। जो फाइनल हमारा वो होगा डिविजिबल होगा, राइट। तो यहां से 9 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है मेरा 9 इक्वल टू 999, ये एपी से हम निकाल लेंगे। तो यहां से n की वैल्यू मेरी 111 आएगी, ये आप निकाल के देखना। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द डिविजिबिलिटी कितने होंगे। एपी लगा दो, जिसने एपी पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो मतलब इजी होगा ये क्वेश्चन, यू नो। तो द मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 9, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 9, अब देखो अब मेरी बात सुनो, मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 9 कौन होंगे, 18 36 990 तक होगा शायद, हाँ लास्ट में 99 भी आता है, 999 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा कि m टर्म मेरी जो है जो फाइनल टर्म है वो है 990, ठीक है, मेरी 990 है। तो मैं इससे ये कह सकता हूं कि 18 प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या है 18 इज इक्वल्स टू 990, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यहां से मेरी m की वैल्यू 55 आई, 55 मेरी m की वैल्यू आई, ठीक है, 55 मेरी m की वैल्यू आई। अब सुनो यहां से टोटल कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, वो ये है कि जो मेरा मल्टीपल्स ऑफ 2 और 9 है वो होगा 500, ये तो 2 के हो गए, प्लस 111 माइनस 55, ठीक है। तो ये आएगा 556, ये मेरा बच्चों n ऑफ e है, ठीक है, n ऑफ e मेरा ये है, ठीक है। यहां से हम प्रोबेबिलिटी ये कह सकते हैं कि वो n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s। बच्चों मेरा n ऑफ e क्या है, n ऑफ e मेरा 556 है डिवाइडेड बाय 1000 है, इसको आप लिख सकते हो 0.556 आप लिख सकते हो, राइट। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ रोलिंग डाई until 2 appears, ठीक है। How many elements of the same space corresponds to the event that the 2 appears on the 10th roll of the dice? सुनो, इसको हम ऐसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज लाइक 2 appears on the 8th roll of the dice, ठीक है। देखो हम डाई फेंकेंगे तो वो 6 आउटकम्स ही देगा, ठीक है, 6 आउटकम्स क्या देगा 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। अब वो मुझसे कह रहा है कि नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन डाई इज थ्रोन इज 6, if 2 appears on the 8th roll of the dice, so first k minus roll, अब देखो पहले जो k minus 1 होंगे वो 5 आएंगे, ये जो 5 आउटकम्स हैं वो बाकी के 5 आउटकम्स आएंगे k minus 1 तक, ठीक है। जो kth रोल होगा वो मेरा 2 आएगा उसमें, वो यही तो कह रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब आउटकम्स होंगे 5 की पावर k minus 1, ये टोटल आउटकम्स भाई k minus 1 आउटकम्स तक 5 आ रहे हैं, ठीक है। और वो kth थ्रो तक वो 2 आ रहा है, इसका मतलब 5 के लिए
k माइनस वन तक जाएगा, तो 5 की पावर k माइनस वन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन में ये है, इफ वी कंसीडर सो हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द sample space corresponding to the event that the two appears not later than the eighth roll of the dice, ठीक है। eighth roll of the dice, तो ये तो इसका आंसर, तो let us assume कि if we consider that two appears not later than, अगर हम कंसिडर करें कि दो बाद में अपेयर नहीं कर रहा है, दो बिफोर आ रहा है के, तो इसमें ये होगा कि if 2 appears in the first roll then the number of ways is 1, अगर पहले पे आ गया तो वो 1 आएगा, है ना। अगर फर्स्ट पे आ गया तो, अगर वो फर्स्ट पे आया है, ठीक है। and if 2 appears in the second roll then number of ways क्या होगी, 5 into 1, राइट, जो कि है 5, ठीक है। थर्ड पे आ गया तो 5 into 1, है ना। फोर्थ पे आ गया तो ऐसे जाता रहेगा। इसका मतलब सिमिलरली इफ 2 appears in k minus 1 roll, अगर k minus 1 roll तक वो जाएगा तो वो 5 into k minus 1 टाइम्स तक जाएगा, k minus 1 टाइम्स तक जाएगा। सो पॉसिबल आउटकम्स इफ 2 appears before the kth roll क्या होगा, वो होगा 1 plus 5 plus 5 square plus so on plus 5 की पावर k minus 1, ये बिफोर है। अब इसका, अब ये जी भी दिख रही है समझ, 5 की पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये है a into r की पावर माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, राइट। आई होप यू ऑल नो दैट सीक्वेंस आपने पढ़ रखी है। फाइन बच्चों, लेट अस गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन। प्लीज इधर देखो, प्लीज इधर आप देख सकते हैं, ये वाला आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि a die is loaded in such a way that each odd number is twice as likely to occur as each even number. Find P of G where G is the event that the number is greater than the 3 occurs on a single roll of a die. ठीक है। Let us consider one thing that, तो वो मुझे पता है क्या कह रहा है, अगर 3 on a single, 3 on a single वो कह रहा है, अच्छा ठीक है। तो वो मुझे ये कह रहा है, जो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है 2 into the probability of even number, the probability of even number is equals to probability of odd. स्टेटमेंट तो यही कह रहा है मेरे को, एक बार जरा आप इसको एनालाइज करो। स्टेटमेंट तो यही कह रहा है मेरे को, तो वो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज इक्वल टू 2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, टोटल एलिमेंट्स का तो सैंपल स्पेस का तो वही आएगा ना। अब या तो ऑड है या तो इवन है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर टोटल 1 आएगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिख रहा हूं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इक्वल टू 1, है ना। तो यहां से मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आ गया, 1/3। तो फिर यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड आएगा 2/3। ये तो समझ में आ गया आपको, आई होप ये आपको समझ में आ गया है ना। फिर वो मुझे क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 3, वो मुझसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी मेरी ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। इसका मतलब या तो मेरे पास 4 है, या तो मेरे पास 5 है, या तो मेरे पास 6 है। क्या ये समझ में आ रही है आपको बात? तो ये होगा 2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन into प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड। ये आएगा मेरा 2 into 1/3 into 2/9। ये है, ठीक है। इट वॉज एन इजी क्वेश्चन, जस्ट नॉर्मल जो हमारे वो होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ही मैंने सॉल्व किया, है ना। बाकी इट वाज रियली वेरी सिंपल। फाइन, लेट अस गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। इन अ लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया द प्रोबेबिलिटीज आर 0.87, 0.36, 0.30 that a family randomly chosen from sample survey owns a colored television set, a black and a white television set, or both kinds of set. समझे? ठीक है। या तो फिर वो एक ब्लैक या फिर एक
वो ये कह रहा है कि या तो फिर कलर टेलीविजन हो, दूसरा या तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो, तीसरा या फिर दोनों हो। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली ओन्स नीदर एनी वन ऑफ दीज बोथ काइंड्स ऑफ सेट? नीदर एनी वन ऑफ बोथ काइंड ऑफ सेट्स, वो ये कह रहे हैं सेट थियरी का क्वेश्चन है ना। सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है? 0.87। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 0.36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी क्या है? 0.30। या तो एक या तो दोनों। ठीक है, अब वो मुझसे पूछा है, अब वो यहाँ पे वो यही पूछा है कि दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी। सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है बच्चों? 0.87। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है? 0.36 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी क्या है? 0.30। तो यहां से 0.93। इज दैट क्लियर? अब ये सारी बातें आपको समझ में आई? ओके, नाउ लेट अस गो टू द 7th क्वेश्चन। If A and B are mutually exclusive events where probability of A is 0.35, ठीक है, वो कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है जहां पर मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.35। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.45। ठीक है, तो फाइंड दीज। चलो ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो मुझे को पता है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 0 है। ठीक है, क्योंकि मेरा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। सिमिलरली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार भी निकाल दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार भी आप निकाल दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सक्लूसिविटी प्रॉपर्टी ये थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी बाद में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है तो वो प्रोबेबिलिटी 0 है ऑलरेडी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर वो ए इंटरसेक्शन बी का पूछा है, वो 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार वो क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आप जरा सेट डायग्राम ड्रॉ करो, सेट डायग्राम ड्रॉ करो। आप सेट डायग्राम ड्रॉ करोगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करो, वेन डायग्राम है आप वेन डायग्राम ड्रॉ करो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये ज्यादा सिंपल। तो ये कह रहा हूँ कि आप फॉर्मूला याद मत रखो, नहीं याद हो रहा है फॉर्मूला कोई बात, थोड़ी सी थियरी आप याद रखो कि उसमें क्या चाहिए होता है। ठीक है, थोड़ी सी थियरी याद रखो, ज्यादा नहीं है। अगर आपको याद नहीं होते फॉर्मूला सीधा सीधा वेन डायग्राम करा दो, वेन डायग्राम से हमारी क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता है। ठीक है, बिना क्वेश्चन। यस सर। सत्यम, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, शायद वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। नहीं ठीक ही है, शायद आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, ब्रेक हो रही है, मतलब लड़खड़ा सी रही है ना, जैसे वो वाइब्रेट होने लगती है, बीच बीच में कट कट के आती है। तो क्या आइडिया नहीं है सर, क्योंकि किसी और तो ठीक ही है सर। नहीं, बट जो वॉइस आ रही है ना वो कट कट के आ रही है, मतलब रुक रुक करके से आ रही है। तो अच्छा। और कोई ऑप्शन है क्या वाईफाई का वहां पे अपने पास? नहीं, वाईफाई का तो और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वाईफाई तो ठीक ही है, वो बीच बीच में हो सकता है कि फ्लक्चुएट करे, लेकिन ठीक ही चलता है। हाँ, सिग्नल्स अप डाउन कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। चलो एनी हाउ आप कंटिन्यू करो, देखता हूँ फिर, क्योंकि ना अगर ज्यादा करेगा तो फिर हम इसको फिर रोकेंगे, है ना, क्योंकि वो आपका मेहनत बेकार कर देगा वरना भी। हाँ सर, हाँ ओके। सो इसी टाइप का क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन हमने किया,
उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आपके वेन डायग्राम्स होते हैं ना, ये जो आपके वेन डायग्राम्स होते हैं, ये ए, ये बी और ये पूरा आपका यूनिवर्सल वो होता है। तो ये वेन डायग्राम्स आप अच्छे से मास्टर कर लें तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं। सिमिलरली आई एम गिविंग यू होमवर्क, 8 क्वेश्चन इज योर टास्क, क्योंकि 8 क्वेश्चन इज जस्ट अ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ योर 7th क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, आप देख लेना। ओके, नाउ लेट्स गो टू योर 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 4 कैंडिडेट्स, ओके, 4 कैंडिडेट्स A, B, C, Z have A, B, C, D है, okay, A, B, C, D have applied for assignment to coach a school cricket team. If A is twice as likely to be selected as B, and B and C are given about the same chance of being selected, while C is twice likely as selected of D, what is the probability is that C will be selected and A will not be selected? ये अच्छे क्वेश्चन, probability is a good chapter, है ना? तो वो मुझे कहना है कि probability of A is twice of probability of B, ठीक है? Probability of B equal to probability of C. अब जरा देखो, अब probability of C मेरा क्या है? 2 times of probability of B. यही दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है? तो probability of A क्या हुआ? ये तो 2 टाइम्स हुआ इसका, लेकिन ये इसका 2 टाइम्स, मतलब probability of A is 4 times of probability of B, ठीक है? तो probability of D क्या होगा? Probability of A divided by 4, ठीक है? Now इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सम है ना probabilities का, जो probability of A है प्लस probability of B है प्लस probability of C है प्लस probability of B है, वो 1 है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे करूंगा probability of A प्लस probability of A by 2 डबल है, प्लस probability of A by 2 आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि B equal to C है, प्लस probability of A by 4 equal to 1। सबका एलसीएम लो, तो 9 into probability of A is equal, सेलेक्ट होने की probability तो 4/9 होगी इसकी, मतलब ये सेलेक्ट नहीं होगा तो उसकी क्या probability है? वो है 1 minus 4/9, which is आपकी 5/9। 5/9 क्या है? A कॉम्प्लीमेंट ना होने की, तो सेकंड वाला तो उसका हो गया। वैसे ही आपका probability of C equal to probability of B है शायद, तो वो probability of A by 2 होगा, तो वो होगा 4/9 into 2, तो ये होगा 2/9। लो, so very simple question, very simple question, ठीक है? तो this was the first one and this was the second one, ठीक है? तो ये आपका 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन हो गया। ओके, 9th क्वेश्चन हो सिंपल, फाइन करना है ना? 10th क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, ओके? इट्स जस्ट द सेम प्रॉपर्टी, है ना? जैसे हमने ये 9th क्वेश्चन किया है वैसे ही हमें 10th क्वेश्चन भी करना है, ठीक है? 10th क्वेश्चन इज अ टास्क, वो आप करो, है ना? थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करो, है ना? नाउ लेट अस गो टू योर 11th क्वेश्चन, जो कि वन ऑफ द वेरी फेवरेट कैटेगरीज है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी का भी, आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में भी वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। कई क्वेश्चंस जो आपकी प्रोबेबिलिटी के हैं वो वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो जो आप 12th में भी आप बाद में जाकर के प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो उसमें भी जो आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, मैक्सिमम क्वेश्चन इंट्यूशन से हो जाते हैं कि हाँ वेन डायग्राम अगर हम बना ले थोड़ा बहुत आइडिया, एक काफी अच्छा आइडिया जाता है क्वेश्चन का, ठीक है? तो वेन डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, लेट अस गो टू द वेन डायग्राम क्वेश्चन। तो ये मेरा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? accompanying वेन डायग्राम शोज 3 abilities। तो वो मुझे कह रहा है कि डिटरमाइंड ये सब, ठीक है बच्चों? अच्छा चलो, तो डायग्राम देख देख के आप क्वेश्चन करना। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपल है, ए के गोले में देखो क्या क्या 0.13 प्लस 0.07 भी आएगा क्योंकि वो ए के अंदर ही है, तो ये 0.20 ये तो हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी।
ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.07 प्लस 0.10. ओके, अब ये आएगा 1.5, राइट, प्लस 1.5 माइनस 0.15. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से फिर 0.17 आएगा. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बार, राइट. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. So probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अब डायग्राम में देखो, क्या? This is 0.13 plus 0.07. ये तो probability of A हो गया, plus 0.07 plus 0.10. ये तो B हो गया, minus probability of A intersection B क्या है? 0.15 minus 0.07. ये मेरा probability of A intersection B हो गया, है ना? A intersection B हो गया. सम करो, तो दिस इज 0.13 प्लस 0.07 प्लस 0.10 यहाँ से आएगा, और दिस इज 0.15. सो माय टोटल जो इसका प्रोबेबिलिटी है, दिस इज 0.45. ओके, 0.45. फाइन. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B bar होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. इंटरसेक्शन B का आपने निकाल रखा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी 0.13 प्लस 0.07 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.07 से 0.13. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन इज 0.15. ठीक है, B इंटरसेक्शन C देखो, B इंटरसेक्शन C क्या है? probability of exactly one of the three occurs. One of the three occurs का क्या होगा? 0.13 या तो ये, या फिर 0.10 या फिर 0.28. ये नहीं पूछा है वो. 0.10 और यहाँ पे प्लस 0.28, तो यहां से आएगा 0.5. 0.51 प्रोबेबिलिटी है कि तीनों में से कोई एक हो जाए. ठीक है, फाइन. सो दीज वर योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. नाउ वी विल जंप इनटू योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम जाएंगे. ओके, अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में चलते. लॉन्ग आंसर, ठीक है. लॉन्ग आंसर में क्या देखेगा? लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. वन अर्न कंटेन्स 2 ब्लैक बॉल्स. ठीक है, अर्न मतलब आप कह लो हेली टाइप की होती है शायद, है ना? लेबल्ड B1 एंड B2 and 1 white ball. ठीक है, a second urn contains 1 black ball and 2 white ball. ठीक है, labeled W1 and W2. Suppose the following experiment is performed. One of the 2 urns is chosen at random. हमने randomly choose कर दिया दोनों urns में से. Next, a ball is randomly chosen from the urn. Then a second ball is chosen at random from the same urn without replacing the first. ठीक है, हमने इसको निकाल दिया, हमने दूसरे को निकाल दिया, हमने रिप्लेस नहीं किया. ठीक है, हमने रिप्लेस नहीं किया. फाइन. तो यहां पर वो ये पूछ रहा है राइट द सैंपल स्पेस शोइंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, तो इस हिसाब से तो सैंपल स्पेस होगा B1 B2 और B2 B1. ठीक है, B1 W, B2 W, और फिर इनका रिवर्स. तो फिर यहाँ पे मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, है ना? और फिर यहाँ पे फिर W2 भी, फिर इनका रिवर्स, फिर इसके बाद W2 W1. राइट, तो टोटल मेरा सैंपल स्पेस है 12 आएगा. यहाँ से तो 12 आ रहा है. ठीक है, 12 इज माय टोटल सैंपल स्पेस. फाइन, 12 मेरा टोटल सैंपल स्पेस आया. ओके, इफ 2 ब्लैक बॉल्स आर चूजन. ओके, अच्छा वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स आर चूजन. फाइन, इफ 2 ब्लैक बॉल्स आर चूजन देन द फेवरेबल प्लेसेस आर B1 B2 एंड B2 B1. सही बात है कि नहीं? अगर हम सैंपल स्पेस में से B1 B2 और B2 B1 निकाल ले तो मेरा फेवरेबल प्लेस हो जाएगा. वो यही कह रहा है कि 2 ब्लैक बॉल चूज किए हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है 2/12, मतलब वो 1/6.
राइट। सी देखो, सी क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल्स ऑफ ऑपोजिट कलर आर चूजन, टू बॉल्स ऑफ ऑपोजिट कलर आर चूजन, ठीक है, या तो ब्लैक, आई मीन ऑपोजिट कलर मतलब जहां पे ब्लैक और व्हाइट दोनों है ना, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों हो, मतलब B1W, ठीक है, फिर WB1, ठीक है, फिर उसके बाद B2W, WB2, ठीक है, ये चार हो गए, ठीक है, फिर W1B, BW1, BW2, फिर W2B. Fine. Let us go to this. 8 red and 5 white balls. 3 balls are drawn at random. Find the probability that all the 3 balls are white, where all 3 balls are red, where 1 ball is red and 2 balls are white. Simple question, है ना? आप बताओ। जो स्टेप बाय स्टेप बच्चों को पूछ रहा है वो बस कर दो आप, ठीक है, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो मेरा है वो 8 है, फिर नंबर ऑफ मेरा जो व्हाइट बॉल्स है वो 5 है। इस चीज से 3 बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक है, वो कह रहा है कि 3 बॉल लिए हैं हमने, इसका मतलब सैंपल स्पेस होगा 8 + 5 क्या होता है 13, 13C3, 13C3 है। दिस इज माई सैंपल स्पेस, राइट, ये मेरा सैंपल स्पेस। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटीज पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बॉल्स आर व्हाइट, ओके, ठीक है, किसको आ गया, ऑल 3 बॉल्स आर व्हाइट, मतलब C3 डिवाइडेड बाय 5 में से हमने 3 व्हाइट बॉल्स सेलेक्ट किया और नीचे सैंपल स्पेस C3 है, यही है, ये आप सॉल्व कर देना, कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करने आते हैं। फिर वो कह रहा है कि ऑल 3 बॉल्स आर रेड, मतलब 8 में से हमने 3 रेड बॉल चूज किए, डिवाइडेड बाय 13C3, ये C हो गया और ये B हो गया, और C में क्या है, 1 बॉल इज रेड एंड 2 बॉल्स आर व्हाइट, 1 बॉल रेड है, रेड मतलब 8C1, एक रेड बॉल एंड 2 बॉल्स आर व्हाइट, मतलब 5C2 डिवाइडेड बाय 13C3। ये कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट, कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर लोगे। Okay, now let us go to the 14th question. 14th question is in random. Find the probability that 4S come consecutively. Okay, the 2 I's and 2 N's come together. ये B part है। Third part है all A's are not coming together. Fourth part है no A's are coming together. ठीक है, fine. तो इसको हम करते हैं 14th वाला। तो 14th वाले में क्या है, 14th वाले में असैसिनेशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 A's हैं, ठीक है, 4 S है, 2 I है, ठीक है, फिर 2 N है, 1 T है और फिर एक हमारे पास O है, तो ये कुल मिलाकर 13 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज द लेटर्स कैन बी अरेंज्ड, बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज द लेटर्स कैन बी अरेंज्ड 13 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन है इसका मतलब 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल हम गिनेंगे नहीं। तो ये है हमारा सैंपल स्पेस। पहले तो अरेंज करेंगे ना भाई, पहले अरेंज करेंगे, ओके, ये तो सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस हुआ, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से वो ये कह रहा है कि 4S कम कंसेक्यूटिवली इन अ वर्ड, ठीक है, तो 4S कंसेक्यूटिवली कम इन अ वर्ड का मतलब है 4S को एक में रख दो, ठीक है, 4S कम कंसेक्यूटिव पोजीशन है, इसका मतलब n ऑफ e है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, 4S और बाकी का जो आपका वर्ड है, ठीक है, तो ये मेरा n ऑफ e हो गया। प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर लो, तो सैंपल स्पेस से डिवाइड कर लो तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। n ऑफ b के 2 n's कम टुगेदर, तो 2i और 2n को रख दो साथ में, 2i और 2n को हम रख देंगे साथ में, बाकी का वर्ड आगे लिख दो। इसकी जो सैंपल स्पेस होगी वो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल होगी। ये तो बाहर, ये तो टोटल वर्ड की हो गई, और ये अंदर की इनकी क्या होगी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, तो ये इसका n ऑफ e है, ये इसका n ऑफ e है। ओके, नेक्स्ट लेट अस गो टू
थर्ड वन और फोर्थ वन आप कर लेना, है ना। मेनली जो क्वेश्चन की वो है ना फॉर्मेट वो ऐसे ही आएंगे, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन के फॉर्मेट्स आएंगे, तो यू कैन डू इट। ओके, सो लेट्स गो टू द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ हार्ट और अ रेड कार्ड। ओके, तो मेरा जो सैंपल स्पेस है, मेरा जो सैंपल स्पेस है एन ऑफ एस हम इसे कहते हैं, राइट। मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों, मेरा सैंपल स्पेस होगा 52, ठीक है। 52 कार्ड्स हैं मेरे पास। अब वो कह रहा है कि चार किंग और अ हार्ट और अ रेड, तो चार किंग्स होते हैं, हार्ट के कितने होते हैं 13 और रेड के कितने होते हैं 26, लेकिन उसमें से हमें घटाना भी है क्योंकि रेड कार्ड्स में हार्ट्स भी आते हैं और किंग्स भी आते हैं, तो वहां से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। मतलब 4 किंग्स प्लस 13 हार्ट्स प्लस 26 रेड। ओके, ये होगा -13 माइनस, तो ये टोटल हो गया 28। ये मेरा हो गया एन ऑफ ई, बस एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कर दो, मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कार्ड्स वाली क्वेश्चन हमने अपने क्लास में भी कर रखे होंगे जब आप पढ़ते हो, तो ऐसे इलस्ट्रेशन करवाए जाते हैं क्लास में, तो आई होप सब आप कर ली होगी। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कोई परेशानी नहीं थी। लेट अस मूव टू द 16th क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, 16th क्वेश्चन में क्या है, a sample set contains of 9 outcomes e1 e2 till 9, okay, उस प्रोबेबिलिटीज है p1 is equals to p2 is equals to ये, तो प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, ठीक है। सेट a दे रखा है, सेट b दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद a b c d हमें निकालना है, तो जहां तक ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिमिलर है शायद आपका जो मैंने कराया था ये वाला 10th वाला जो मैंने आपको 8th वाला 7th वाला जो मैंने आपको कराया था, 7th एंड 8th, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन भी वैसे ही कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा वर्डिंग है, वो मैंने वर्डिंग आपको 8th क्वेश्चन में दिया रखा है, तो वर्डिंग का क्वेश्चन है, तो 17th क्वेश्चन भी आप कर लेना, क्योंकि ये वही उसी क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, नहीं आएगी बस, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या है। फर्स्ट ईयर 18 17 हो गया बच्चों, है ना, आप कर लेना। 18 क्वेश्चन में क्या है, अ नॉन लीप ईयर, इफ अ नॉन लीप ईयर, इफ इन अ नॉन लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे, 53 ट्यूसडे या 53 वेडनेसडे, अच्छा ठीक है। अभी क्या होता है कि नॉन लीप ईयर हैव 365 डेज, राइट, इंग्लिश 52 वीक्स होते हैं। ओके, 52 वीक्स में हर एक दिन एक ही होता है, मतलब वेडनेसडे एक ही होता है एक वीक में, और ट्यूसडे भी एक ही डे होता है, ठीक है। तो इफ दिस डे इज ट्यूसडे और वेडनेसडे देन सही बात है कि एक साल में 53 वीक्स होते हैं और एक वीक में वो एक दिन पर्टिकुलर होता है, तो 53 वीक्स में 53 ट्यूसडे होंगे, 53 वीक्स में 53 वेडनेसडे होंगे, तो यहाँ से जो मिलेगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 प्लस 1/7 है। क्यों 1/7 प्लस 1/7? एक ट्यूसडे क्या है, बस 1/7, ये क्या है 7, ठीक है। ऐसे आप सोचो, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्या होता है, पहले पेन उठा करके आप सॉल्व करने का बैठो, अकल इस सोचो कि कैसे कैसे आउटकम्स क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन, ठीक है। लेट अस गो टू द 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या दिया रखा है, 19th क्वेश्चन में 3 नंबर्स आर चूजन फ्रॉम 1 to 20, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे आर नॉट कंसेक्यूटिव, ठीक है। एक से अच्छा वो कह रहा है कि 3 नंबर चूज किए गए हैं 1 to 20 के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब 1 to 3, ठीक है, फिर 2 3 4 3 20 ठीक है। ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, लेकिन ये चूज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इनका सेट टोटल 18 आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिव, सी में लिख रहा हूं इसको, आर 18 डिवाइडेड बाय 26,
कॉन्सिक्यूटिव सेट्स को ये 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ऐसे गिनते रहना तो 18 आएंगे, ठीक है। तो 18 हो गया मेरा एन ऑफ ई, और मैंने 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं 20 में से, तो 20 ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्यूटिव है। लेकिन वो क्या पूछा है, नॉट कॉन्सिक्यूटिव, तो 1 माइनस बी कर देना, बस यही है, ओके यही है फाइन बच्चों। नाउ लेट अस गो टू योर 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में क्या है, while shuffling a pack of 52 playing cards, 2 are accidentally dropped. Find the probability that the missing cards to be a different colors. ठीक है, जो मिसिंग कार्ड है वो डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है। जरा सोचते हैं, अब in a pack of 52 cards 26 are red और 26 are black, है ना। 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक, रेड होना चाहिए, एक ब्लैक देना चाहिए। वो यही कह रहा है ना कि डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, कलर्स तो वही होते हैं। इसका मतलब मेरा जो एन ऑफ ई है, मेरा रिक्वायर्ड सेट है, वो 26 एक रेड होना चाहिए और 26 ब्लैक में से एक ब्लैक देना चाहिए, वो एन ऑफ ई है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ये होगा 26C1 into 26C1 डिवाइड। चलो लेट अस गो टू योर 21st में साथ में सीटा लिखना लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पर्टिकुलर 2% सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर सकते, हाँ लोग कितने हैं बच्चों, 7, तो 2 लोग साथ में रहना चाहिए, 2 मस्ट सी टू पर्टिकुलर, तो उन दोनों को क्या कर दो, मान लो ए और बी है, तो उन दोनों को साथ में रखो, सी डी टेबल 1 2, ये अलग अलग लोग हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि 2 लोग साथ में बैठने चाहिए। मैं मान लिया कि मुझे ए और बी को साथ में ही बैठाना है, ठीक है। अब क्योंकि मेरा कितना हो गया 6, ठीक है, तो इसको 6 को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 6 फैक्टोरियल, लेकिन ए और बी भी अलग पर्सन है, तो दोनों साथ में होंगे, वो दोनों साथ में बैठे, तो या तो ए बी बैठे या तो बी ए बैठे, वो दोनों सेम है, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया मेरा एन ऑफ ई। एन ऑफ एस क्या है, एन ऑफ एस क्या है, टोटल कितने हैं, 7 लोग हैं, 7 लोगों को अरेंज करने के तरीके कितने हैं, 7 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी मेरा क्या आएगा, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 फैक्टोरियल into 7 लिख सकता हूं मैं, तो दिस इज 2/7, तो मैं 7 into 6 फैक्टोरियल लिख दूंगा, 7 फैक्टोरियल फैक्टोरियल कटेगा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, नीचे 7 है, 2/7, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चलो 22nd क्वेश्चन पे जाते हैं। 22nd क्वेश्चन में क्या है, without repeating the number of 4 digital numbers are formed with the number 0 2 3 5। अच्छा 0 2 3 5 probability of such a number divisible by 5। तो 5 से अगर डिविजिबल होगा तो उसके यूनिट प्लेस में 0 या 5 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास नंबर है 0 3 and 5, ये मेरे नंबर है, ठीक है। तो if unit place is 0 then first 3 places can be filled in 3 factorial ways। अगर मैं ये बचा कि ये 4 प्लेसेस हैं, अगर मैंने 0 को फिल कर दिया, बाकी को फिल करने का तरीका है 3 फैक्टोरियल, अलग अलग नंबर्स ही हैं। if unit place is 5 then first place can be filled in 2 ways and second place can be filled in 2 factorial ways, ठीक है। तो ये भी 3 फैक्टोरियल आएगा, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ डिविजिबल क्या होगा, बाय 5 क्या होगा, तो 0 पता है, बाय 5 क्या होगा, 5 होगा 3 फैक्टोरियल प्लस, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स होंगे 18। 18 कैसे, 3 into 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरी क्या आएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरी क्या आएगी, रिटर्न प्रोबेबिलिटी आएगी 10 डिवाइडेड बाय 80। 10 डिवाइडेड बाय 80 क्या है, 5/90। तो आप देख लें, ओके। थर्ड क्वेश्चन seems to be a simple question, देखते हैं कैसा। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, if A and B are mutually exclusive, तो इनमें से क्या सही रहेगा। देखो मुझे पता है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0,
ये मुझे पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही दोनों चीजें हैं। ऑप्शन सही होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, और निकाल के देख लेना, है ना। क्योंकि जो मेन चीजें काम आएंगी वो एक ये होगा, पहला तो ये होगा, तो दूसरा ये होगा, फिर ये जीरो होगा। इट इफेक्ट्स आगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं इंटरसेक्शन भी है, लेकिन यहाँ पे जीरो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, ठीक है। तो ये आपका 25 हो गया है ना, 25 हो गया ये, सॉरी 23rd। तो लेट अस गो टू 24th क्वेश्चन। 24th में भी क्या है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी, वो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ये लेस देन इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको पता है, ऐसे ही देख लो ना, आप ऐसे ही देख लो, मैंने वेन डायग्राम बनाया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये दिख रहा है मेरे को, इससे या फिर इससे बराबर भी हो सकता है, बराबर कब होगा, बराबर कब होगा, ठीक है ना। या फिर किसी एक से वो ये हो जाएगा, यू नो दिस विल कवर दिस होल पार्ट, बी विल कवर दिस होल पार्ट है, ऐसा कुछ होगा कि बी के अंदर ए आ जाए या ऐसा कुछ, है ना। तो वो इक्वालिटी होती है उस पर, ठीक है। तो ये 24 भी आप कर लेना, है ना। लेट अस गो टू योर 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में क्या है, if 6 boys and 6 girls sit in a row at random, the probability that all the girls sit together is, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 6 लड़के हैं 6 लड़कियां हैं, probability that all the girls sit together, तो ठीक है, काम करता है। 6 girls हैं और 6 boys हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक डब्बा लेता हूँ, मैं 3 है, ठीक है। एक जगह पर 6 लड़कियों को ऐसा रख दो, एक साथ रख दो एक जगह पर, अब बाकी 1 2 3 4 5 6 लड़के हैं बॉयज, ठीक है। और टोटल कितना हुआ ये 7। तो एन ऑफ ई मेरा क्या है, एक बताओ, ये 7 को अरेंज करने के तरीके कितने हैं, 7 का करिए, लेकिन एक मेरा सैंपल स्पेस किया था, मेरा सैंपल स्पेस क्या था बच्चों, मेरा सैंपल स्पेस था 12 फैक्टोरियल, 12 लोग हैं, तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो होगा 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल। ऐसे सिंपल है बेटा, राइट। ये 20 क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। ओके, selected at random from the probability, अच्छी probability से select किया, fine, the probability that it is a vowel, तो देख लो कि जो मेरा मेरे जो वॉवल आई कमा एक और आई में करता हूँ, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी में लेटर्स कितने हैं, काउंट करो, लेटर्स हैं 11, ठीक है, और 4 वॉवल्स हैं इसमें, वॉवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 का 5, 4 का 11, इतना आसान क्वेश्चन। अब 27th क्वेश्चन देखते हैं। 27th क्वेश्चन में क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फॉर ए to fail in an examination is 0.2 and that of B is 0.3, then the probability that neither A fails या तो B fails। अच्छा ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 27th में क्या है, we have probability of A union B हमें दे रखा है, वो है 0.6, probability of A intersection B दे रखा है, वो है 0.2। अब इस चीज को फिर यहां से हम ये कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.8, ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.8, ठीक है। यहां से मैं ये कह सकता हूँ कि कह रहा है, राइट, इधर ए और बी कह रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, राइट। इसका क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आएगा 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 2 माइनस 0.8, दिस इज 1.2। ठीक है, दिस इज 1.2। सो दिस वाज योर 26th question, right? Okay, 26th question. Fine. Now, बच्चों 26 क्वेश्चन हो गया, 27 भी हो गया आपका, राइट? 27 भी हो गया। This was your 28th question, by the way. I forgot. मैंने गलती से 28 कर लिया, तो आप उसे करेक्ट कर लेना। 27 क्वेश्चन में, अच्छा, greater than 0.5, less than 0.5। देखो प्रॉपर 27 में क्या था, वो आप चेंज कर लेंगे, 28 का था वो। इसमें कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, 0.3। ओके, दोनों फेल ना हो, इसका मतलब वो लेस देन होगा, दोनों फेल ना हो, वो लेस देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दोनों का सम करो तो वो 0.5 या 0.5 से कम होगा। ट्रू आंसर आप देख लेना। ये तो 27 था, 28 भी आपका ऊपर मैंने किया, ये मैंने मिसअंडरस्टैंड किया था। सी योर 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है? 29th क्वेश्चन में दे रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स। एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, कोई एक अकर होना ही होना चाहिए। देख, ये हमारा सेट है, ये हमारा ए है, मान एम एन, ये एन है। कौन सी एक है जी, या तो बोले से कोई एक अकर होना ही चाहिए एम एन का। कोई कह रहा है कि क्या कोई ये एम क्या को एल प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन है, तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एम। ये है मेरा आंसर, ठीक है? इस ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। दिस इज माय आंसर। ठीक है बच्चों, अभी हमने फिलहाल 29 तक किया है। In the next class, we will go with your question number 30, जहाँ पे हम true false से डील करेंगे। फिर उसके बाद आपके थोड़ी सी फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, है ना? फिर आपके मैच द फॉलोइंग है ना? उसके बाद हम ये चैप्टर कंक्लूड कर देंगे। थोड़े से मैं आपको बीच वाले एग्जांपल्स भी कराऊंगा टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी सी वैरायटी कवर नहीं हुई है एग्जाम्पल में, वो मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में करा दूंगा जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, ठीक है? बाकी आप मुझसे प्रैक्टिस करते रहो, ओके? चलो भाई, we will meet in the next class. Welcome. Till then, take care.